हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसका जो पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, उस टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, इसकी थ्योरी क्लास मैंने ले रखी है, आप उस क्लास को अटेंड करो जिससे कि आपको वो थ्योरी क्लास समझ में आ जाए। और अब हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, जिससे कि हम उसके जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, उन सभी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सभी देखेंगे। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि भाई ऑप्शन में वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण विधियों का प्रचार करना। देखिए, प्रचार जो है वो शिक्षण विधियों का प्रचार, शिक्षण विधियों का प्रयोग तो उद्देश्य हो सकता है लेकिन प्रचार इसका उद्देश्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं है। विद्यालयों की संख्या तो सरकार पे निर्भर करती है कि वही आवश्यकता के अनुसार वो विद्यालय खोलती है और बढ़ाती है। अधिगम की प्रक्रिया को समझना, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम पर केंद्रित होता है कि बालक कैसे अच्छा सीख सकता है, तो अधिगम की प्रक्रिया को समझना ये सही है। और पाठ्यक्रम निर्माण करना, देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता देती है लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इसका नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है। तो आज के समय में मैंने थ्योरी क्लासेस में भी बताया है और आप भी पढ़ते होंगे कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली है। जो भी विधियों का चयन किया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा वो किसके अनुसार किया जाएगा? बालक के अनुसार किया जाएगा। तो बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली होने के आधार पर ये वयस्कों पर केंद्रित नहीं होगा, शिक्षकों पर नहीं होगा, बच्चों के व्यवहार अधिगम पर बिल्कुल सही है, समाज की संरचना पर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है, साइकोलॉजी की शाखा है। अब मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये अप्लाइड ब्रांच है। क्या है? अप्लाइड ब्रांच। इसका अनुप्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान कैसी विज्ञान है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो किसको सम्मिलित करेगा? केवल कक्षा प्रबंधन? नहीं, केवल कक्षा प्रबंधन को सम्मिलित नहीं करेगा। कक्षा प्रबंधन को तो करता है लेकिन ये इसमें केवल लगा रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। केवल शिक्षण तकनीकी, ये भी आंसर नहीं होगा। अधिगम, अधिगम को करता है, प्रेरणा को करता है, विकास को करता है, मूल्यांकन को करता है, ये सही है। और केवल छात्र अनुशासन, तो ये केवल शब्द लगा दिया, छात्र अनुशासन को तो करता है पर केवल शब्द इसमें लगा दिया, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक क्या कर सकते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जब हम कर रहे हैं, आप सभी शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हो, तो इसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो? छात्रों को अनुशासित कर सकते हो। देखो, कर तो सकते हैं लेकिन ये उतना उचित आंसर नहीं है। छात्रों की प्रतिभा को पहचान सकते हैं, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम छात्रों की प्रतिभा को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, तो ये राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तकें लिख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान इस बारे में ध्यान नहीं देता। परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, तो ये शिक्षक पर आधारित प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगले हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किसे माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट हम बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान किसका उपविषय है। देखो, मैं अभी अभी बता रहा था
कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की शाखा है और अप्लाइड मनोविज्ञान है। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। तो मनोविज्ञान किस ऑप्शन पे है? सी पे है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र विद्यार्थियों की मानसिक समस्याओं से संबंधित होता है? तो देखिए, विद्यार्थियों की मानसिक समस्या को यदि हमें सुलझाना है तो हम उसको क्या देंगे? निर्देशित देंगे, उसको हम सही मार्गदर्शन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशन व परामर्श। निर्देशन व परामर्श। प्रेरणा नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा और अधिगम सिद्धांत भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य में नहीं आता है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में क्या नहीं आता है? शिक्षण विधियों का निर्धारण। देखिए, शिक्षण विधियों का निर्धारण बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में आता है। मूल्यांकन तकनीक का विकास शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में आता है। विद्यार्थियों की जन्मपत्री ये कार्य में नहीं आता। व्यक्तित्व का विकास शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख कार्य है। देखिए, प्रमुख कार्य की बात कर रहा है कि मेन कार्य क्या होगा? केवल उच्च वर्ग के छात्रों को पढ़ाना, गलत। छात्रों की जाति पूछना, ये भी गलत। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये सही है कि अधिगम का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और परीक्षा परिणाम लिखना, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। तो क्वेश्चन करने से हमें ये लाभ होता है कि हम उस टॉपिक को आसानी से समझ पाते हैं। थ्योरी हमने पढ़ी, थ्योरी के बाद यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें किस तरह से देना चाहिए, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगली हम बात करते हैं, निम्न में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थी के अधिगम व्यवहार का अध्ययन करता है, ये तो विशेषता है। यह वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, ये भी सही है। यह केवल शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, यहाँ केवल शब्द लगाया है। शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन तो करता है लेकिन केवल नहीं करता। तो इसमें राइट ये विशेषता नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी वाला जो ऑप्शन है वो विशेषता इसकी नहीं है। अगले हम बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शिक्षा मनोविज्ञान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताता है, अध्ययन नहीं करता। अच्छा, विद्यालय की प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन नहीं करता। अधिगम संबंधी समस्याएं एवं समाधान, बिल्कुल सही है। बाल केंद्र शिक्षा होने के कारण बच्चा जो है वो किस तरह से नहीं सीख पा रहा और उसको कैसे हम अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, इन सभी पर फोकस करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और पाठ्यक्रम की मुद्रण प्रक्रिया, तो मुद्रण पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करता है लेकिन मुद्रण प्रक्रिया नहीं करता शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले हम बात करें, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान कौन से ऑप्शन पे है? दूसरे ऑप्शन पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, विद्यार्थी की कौन सी विशेषता शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? यानी विद्यार्थी में कौन सी विशेषता है? उसका बैंक खाता नहीं, उसकी दैनिक जो भोजन है वह नहीं, उसकी अधिगम क्षमता यानी कितना वो सीख पा रहा है ये सही है, और उसका शारीरिक वजन ये भी उसके मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार शिक्षक की सहायता करता है? पाठ्य पुस्तकें छापने में, ये गलत। छात्रों की समझ के अनुसार शिक्षण विधियों के चयन में, ये सही है कि भाई छात्र किस तरह से सीख सकते हैं उस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए। किस तरह से प्रभावी रूप से पढ़ाया जा सकता है, क्लास में हम कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, इन सभी बातों पर फोकस करता है शिक्षा मनोविज्ञान। केवल उपस्थिति रजिस्टर भरने में, ये भी गलत है। परीक्षा का परिणाम घोषित करने में, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, शिक्षण विधियों में सुधार करना, ये तो उद्देश्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। छात्रों को विकास को समझना, ये उद्देश्य, ये आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों की रहन सहन की शैली तय करना, ये सही है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। और अधिगम को रोचक बनाना, ये तो उद्देश्य होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की भिन्नताओं को कैसे समझता है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थी भिन्नताओं को किस तरह से समझता है? परीक्षा परिणाम से? नहीं। उसके नाम से? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक परीक्षणों से और अवलोकन से? भाई ये सही है। और उपस्थिति से? ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित अधिगम सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का तो मुख्य उद्देश्य ही क्या है? अधिगम है। और अधिगम की प्रभावशीलता है, कितना अच्छे से सीख सकता है बालक। बाल विकास, ये भी सही है। नैतिक शिक्षा, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती है। प्रेरणा, प्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख विधि कौन सी है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करें और प्रमुख विधि की बात करें तो हमेशा जो वैज्ञानिक विधि यदि ऑप्शन में है तो वो हमेशा क्या रहेगी? सर्वोपरि रहेगी, चाहे वो कोई सी भी मतलब ऑप्शन में दे रखा हो। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। तो वैज्ञानिक विधि पहला, दार्शनिक विधि ये नहीं है, ऐतिहासिक विधि नहीं है, वैज्ञानिक विधि सही है, कथा विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षकों के लिए है। देखिए, केवल शिक्षकों के लिए ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों का भावात्मक अध्ययन है। भावात्मक अध्ययन भी, ये भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान भावात्मक अध्ययन नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, वैज्ञानिक शब्द आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। शिक्षा से तो संबंधित होता ही है, तो बनी इसीलिए है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और कार्य जो हैं उनके बारे में समझा। आगे भी हम क्वेश्चन श्रृंखला जो है वो करते रहेंगे और धीरे धीरे आपको ये क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी। तो ये रीट मेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो प्रस्तुत की गई है। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने देखिए साइंस की क्लासेस भी ले रखी हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उनको भी जरूर देखिए और आपके लिए निश्चित रूप से ये फायदेमंद रहेंगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, जिससे कि हम आपकी जो कोई क्वेरी है उसका हम क्या कर सकें? समाधान कर सकें। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।